अभी तक हम कहते थे पेटीएम करो, तो अभी क्या बोलेंगे, पेटीएम मत करो। पिछले कुछ एक दिनों से मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में जो खबरें आ रही हैं, इसके वजह से बहुत सारे इंडियंस पूरी तरह से डरे हुए हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेटीएम के जरिए हमको कोई पेमेंट करना भी चाहिए कि नहीं, या फिर अगर किसी का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है और वहां पे कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन पैसों का क्या होगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। आज के एपिसोड नंबर 16 में आपके कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पेटीएम की सच्चाई क्या है। विजय शेखर शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हदुआगंज गांव से आते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने को उन्होंने पूरा किया इन द ईयर 2010 और बना डाली एक कंपनी जिसका पूरा नाम है पे थ्रू मोबाइल या फिर शॉर्ट में पेटीएम। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। पेटीएम ने तो हम कंज्यूमर्स के लिए जैसे अनएंडिंग पॉसिबिलिटीज का डोर ओपन कर दिया है। एज अ कंज्यूमर हम पेमेंट्स कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट साउंड बॉक्स का एक ऑप्शन हमको मिलता है। एंड्रॉयड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स हमको मिली होती हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज हमको ऑफर होती हैं। साथ में पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे माइक्रो लोन्स, बाई नाउ पे लेटर। पेटीएम के ऐप के जरिए हम टिकटिंग सर्विसेज, रिटेल ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। 2015 के बाद से हम पेटीएम के जरिए एजुकेशन फीस पे कर सकते हैं, मेट्रो रिचार्जेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने के साथ साथ पेटीएम ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी किया है इंडियन सोसाइटी को। पैंडेमिक के समय बना था पीएम केयर्स फंड और पेटीएम के जरिए जिन जिन यूजर्स ने इस पर्टिकुलर फंड में पैसा जमा किए, पेटीएम ने हर एक यूजर को 10 रुपए वापस किए। इस चीज का इफेक्ट आप इस तरह से समझ सकते हो कि पेटीएम ने अपने ऐप के जरिए 10 दिनों के अंदर 100 करोड़ रुपीस पीएम केयर फंड में जमा करवाए। साथ में पेटीएम के जितने भी 1200 एम्प्लॉइज थे, उन्होंने अपने 15 दिन की सैलरी इस फंड में जमा करवाई। पेटीएम के ऐप के जरिए 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अवेलेबल करवाए गए उन लोगों को जिनकी इसकी बहुत जरूरत थी। साथ में आपको याद ही होगा कि पैंडेमिक का जब सेकेंड वेव आया था तो ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो गई थी इंडिया में, तो पेटीएम ने उस समय ह्यूज डोनेशन दिया ऑक्सीजन प्लांट्स को। अगस्त 2022 में पेटीएम फाउंडेशन ने पार्टनरशिप की विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और सेटअप किया एयर क्वालिटी एक्शन फोरम, इंडिया के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सोसाइटी को हेल्प करने के साथ साथ पेटीएम ने इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट होता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेटीएम के जरिए होता है। एंड ऑब्वियसली पेटीएम को इस वजह से बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन हमने आपको दिखाए हैं जो पेटीएम को मिले हैं। तो ये तो रही पेटीएम की वर्क हिस्ट्री। अब चलिए बात कर लेते हैं पेटीएम के फाइनेंसेस के बारे में, जिसको लेके मेन इशू अभी बन रहा है। पेटीएम की जो मदर कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। अक्टूबर 2011 में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सफायर वेंचर्स ने किया था इन 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। सफायर वेंचर्स, जिसको हम सैप वेंचर्स भी कहते हैं, ये वर्ल्ड की एक प्रीमियर कैपिटल फर्म है। जनवरी 2014 में पेटीएम ने लॉन्च की पेटीएम वॉलेट। 2015 के मार्च में पेटीएम को एक ह्यूज सपोर्ट मिला फ्रॉम अलीबाबा ग्रुप, जो एक चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है। इसके बदले में एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, जो अलीबाबा ग्रुप की एक एफिलिएट कंपनी है, इसको मिलता है पेटीएम का 40% स्टॉक। 2016 के अगस्त में पेटीएम ने रेस किया था एक $5 बिलियन का फंड फ्रॉम माउंटेन कैपिटल, जो ताइवान बेस्ड मीडियाटेक इन्वेस्टमेंट फर्म है। मई 2017 में पेटीएम को मिला एक बिगेस्ट राउंड ऑफ स्टेक बाय अ सिंगल इन्वेस्टर और वो था सॉफ्ट बैंक। और इसके बाद पेटीएम का जो कंपनी वैल्यूएशन है वो बढ़ के बन गया $10 बिलियन। इसी साल 2017 में पेटीएम ने स्टार्ट की पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड या पीपीबीएल। अगस्त 2018 में बर्कशायर हैथवे ने इन्वेस्ट की $356 मिलियन और इसके बदले में उनको पेटीएम का 3 से लेकर 4% तक का स्टेक दिया गया। मई 2019 में पेटीएम ने पार्टनरशिप की विद सिटी बैंक और लॉन्च किया पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। जुलाई 2020 में स्टारबक्स ने पार्टनरशिप की विद पेटीएम। जुलाई 2021 में 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने फाइल की ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के साथ और इससे लॉन्च हो जाता है उनका आईपीओ।
ये आईपीओ लॉन्च होता है नवंबर 2021 और इससे रेस होता है 18,300 करोड़, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाता है। बट ऑफ कोर्स अगर कोई कंपनी इतनी तरक्की करे तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी होंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कंट्रोवर्सीज ऑफ पेटीएम। 18 नवंबर 2016 में कैलिफोर्निया बेस्ड पेपैल ने पेटीएम के अगेंस्ट इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस में एक केस लॉन्च किया था, जहां पे उन्होंने एलिज किया था कि पेटीएम और पेपैल का जो कलर कॉम्बिनेशन है लोगों का, वो बिल्कुल सेम है। मई 2018 में इंडियन इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने रिलीज की थी एक वीडियो जो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था ऑन अजय शेखर शर्मा, जो ब्रदर हैं विजय शेखर शर्मा के। इस वीडियो में ये बताया जाता है कि पेटीएम ने जम्मू कश्मीर के जितने भी यूजर्स थे उनका पर्सनल डेटा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया था, और अगर ये सच में हुआ था तो ये कंप्लीट वायलेशन है यूजर्स प्राइवेसी एंड पॉलिसीज का। यहां तक कि 18 सितंबर 2020 को पेटीएम का जो ऑफिशियल ऐप है कुछ टाइम के लिए गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ने एलिज किया था कि पेटीएम ने गैम्बलिंग पॉलिसी का वायलेशन किया है। और अब चले आते हैं पेटीएम पे जो लेटेस्ट इशू है उस पर। आरबीआई ने 2021 में डिटेक्ट किया था एक सीरियस केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन पेटीएम के ट्रांजैक्शंस में। आरबीआई ने यह दावा किया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनमें से अधिकतर डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी खामियां थीं, काफ़ी सारी इनकंसिस्टेंसीज थीं, काफ़ी सारे रूल वायलेशंस दिखते थे। इसकी वजह से मार्च 2022 में आरबीआई ने इंपोज किया सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपीबीएल और उनको कहा कि आप नए कस्टमर्स ज्वाइन नहीं करवा सकते। साथ में उनको कहा गया कि इमीडिएट इफेक्ट से आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल ऑडिट फर्म और उनके जरिए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसके बाद सितंबर 2022 में ईडी के जरिए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के अंतर्गत बहुत सारे छापे पड़ते हैं ऑन द 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ऑफिसेज, और यहाँ से बरामद होते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन इनकंसिस्टेंसीज को क्लियर करती हैं। आरबीआई के बार बार वार्निंग देने पर भी पीपीबीएल अपने ट्रांजैक्शंस को क्लियर नहीं कर पाती है, आरबीआई रूल्स को फॉलो नहीं कर पाती है, और इसके वजह से 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ये इंस्ट्रक्शन दे देती है पीपीबीएल को कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अब वो 29 फरवरी के बाद नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के इस डायरेक्शन के बाद एकदम से 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम ब्रांड की, उसके शेयर में काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिल जाती है इन द फ्राइडे स्टॉक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि एज अ कस्टमर आप पे और मुझ पे आरबीआई के इस डायरेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या सच में हम पेटीएम के जरिए पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे या फिर ये पेमेंट्स जो है वो इनसिक्योर बन जाएंगे? आरबीआई ने अपने डायरेक्शन में ये क्लियरली कहा है कि फरवरी 29 के बाद इन पीपीबीएल अकाउंट्स में किसी भी तरह का मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि आप उस अकाउंट के जरिए कोई भी पैसा खर्च कहीं पे भी नहीं कर पाओगे और न ही उस पर्टिकुलर अकाउंट में आप पैसा डाल पाओगे। मगर अगर उस अकाउंट में आपका कोई भी पैसा है तो आराम से उस पैसे को आप निकाल सकते हो 29 फरवरी के बाद भी। अब हर पेटीएम यूजर का तो पीपीबीएल अकाउंट नहीं है। अगर आप पेटीएम के जरिए कोई पेमेंट करते हो और उसका पैसा किसी दूसरे बैंक से आता है जिसके साथ आपने पेटीएम को लिंक किया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के ट्रांजैक्शंस आप आज, कल और फ्यूचर में भी कर पाओगे। आरबीआई का जो डायरेक्शन है वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट नहीं करता। मगर हाँ, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हो तो आपको इस वक्त 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर्स खरीदने से बचने चाहिए, क्योंकि आरबीआई डायरेक्शंस के आने के बाद जिस तरह की उथल पुथल शेयर मार्केट में है इस शेयर को लेकर, तो इसका जो फ्यूचर है क्वाइट इनडिसाइसिव है। तो चलिए वापस से हम आपसे मिलेंगे एक कंप्लीटली न्यू स्टोरी के साथ एपिसोड नंबर 17 में। जय हिंद।